हेलो नमस्कार साथी दोस्तों। आज अपने करेंगे पादपों में सब्सन। आज का जो अपना है सेकंड नंबर वीडियो है एमसीक्यू का, क्लास सेकंड ये रहेगी। और इससे पहले अपने फर्स्ट वीडियो के माध्यम से कोश का संरचना प्रकार में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके NCERT 11 जीव विज्ञान में टॉपिक दे रखा है, और पिछली बार भी यहीं से हूबहू प्रश्न छपे थे, और अब की बार भी एग्ज़ाम जो 2026 में होना आपका नीट मुख्य परीक्षा साइंस मैथ में यहीं से ही प्रश्न आने वाले हैं। चाहे क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी बुक्स है उस पर सभी MCQ अपने साथ साथ में करेंगे, और बुक पुस्तक का भी अध्ययन कर रहे हैं, साथ साथ में पढ़ते रहिए और MCQ करते रहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है 30 में से 30 लाने का, ये संकल्प यहाँ से पूरा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रहेगा अपना पादपों में सब्सन। MCQ टोटल प्रश्न जो है आपके टॉप 50 प्लस प्रश्न इसके अंदर रहेंगे। सेकेंड नंबर क्लास है, और फर्स्ट क्लास इसने नहीं देखी है वो फर्स्ट क्लास देख ले, इसमें भी बहुत शानदार तरीके से प्रश्न बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और साथ साथ में भी आपको भी किसी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न है, हरे जो पादप है में सभी कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो सर्वप्रथम तो बात आपको यहाँ याद रखनी है, जो हरे पादप है में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऊतक पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। इन सभी अंगों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। केवल वे कोशिकाएं जिसमें होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है या कोशिका भित्ति है। तो किसमें क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाएगा, वो ही क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अब कईयों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि क्लोरोफिल आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे उपयुक्त आंसर है क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोफिल एक वर्णक है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, इसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उपयुक्त आंसर इसका होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट होगा। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आ जाती हैं, थोड़ा सा आप गहराई से सोचना पड़ेगा तभी इसका उपयुक्त आंसर कर पाओगे आप। कई बार कहते हैं ना कि दो ऑप्शन रह गए थे, कि दो में से मैंने एक भी तुक्का लगाया, वो अपना कई बार गलत भी हो जाता है, कई बार सही भी हो जाता है। तो तुक्का नहीं लगाना है, अपने को अच्छी तरह से याद करने हैं ताकि अपने को सारे के सारे प्रश्न सही कर सकें। निम्न में इसमें मर्तजीवी है, मछली है, कवक है, शैवाल है या शेर है। तो मर्तजीवी है, कवक है। ये कवक क्या है? एक मर्तजीवी है, याद रखना। केवल यूकैरियोटिक में ऊर्जा उत्पादन करने वाले उत्पादन प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन में होता है, यानी कि यूकैरियोटिक में ऊर्जा उत्पादन करने वाले कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन होता है। देखो कोश का द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया है, कोश का भित्ति तथा प्लाज्मा झिल्ली में होता है, या क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम या गोल्जी निकाय में होता है। तो इसमें क्या होता है? कोश का द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना। यूकैरियोटिक में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स जो अणु है उनका जो विघटन होगा, कहाँ होगा? कोश के द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना। कोश का द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोश का द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन अबंध के ऑक्सीकरण होने पर प्राप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, अपचय की क्रिया है या प्राशन की क्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण होने पर प्राप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना, ये क्रिया क्या कहलाती है? सांस की क्रिया कह दिया, या इसको क्या कह दिया? श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया या सांस की क्रिया के माध्यम से ये होता है। सांस की क्रिया या श्वसन की क्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें सामान्य परिस्थितियों में कोशिका श्वसन के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? सामान्य परिस्थितियों में देखो, कोशिका श्वसन अगर कर रही है तो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कौन कार्य करता है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन कार्य करती है? अगर प्राथमिक पूछा गया है तो प्राथमिक क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा।
जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसके बाद प्रोटीन वसा और विटामिन प्रोटीन वसा का नंबर आता है। ठीक है, तो प्राथमिक है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। एटीपी कोशिका के लिए किस रूप में कार्य करती है? जो एटीपी होती है, अपने को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है एटीपी के रूप में होता है, परंतु यहाँ पर इसने ये पूछ लिया कि एटीपी है, तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटीपी का फुल फॉर्म नाम क्या है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इसमें एटीपी कोशिका के लिए किस रूप में कार्य करता है? अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा, ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करेगा, संरचनात्मक प्रोटीन के रूप में कार्य करेगा, या एंजाइम के रूप में कार्य करेगा? तो याद रखना ये कार्य करते हैं ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं, ऊर्जा मुद्रा नाम याद रखना। पादपों में गैस या आदान प्रदान करने किसके माध्यम से होता है? जैसे अपने जंतु में क्या होता है, गैसों को आदान प्रदान करने के लिए जैसे श्वसन भाग होते हैं, क्या उसमें भी गैसों को आदान प्रदान के लिए पादपों में क्या होता है? देखो, श्वसनलिका और फेफड़े होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर रंध्र और वातरंध्र है, या कणिकाएं और लवक है। तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं रंध्र और वातरंध्र, याद रखना, रंध्र होते हैं और वातरंध्र होते हैं। इसमें क्या होता है? रंध्र है मुख्य रूप से पत्तियों और कोमल तनों में पाई जाती है। क्या रंध्र है? देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अब्सॉर्प्शन और ऑक्सीजन एवं जल वाष्प को निष्कासन में सहायक करते हैं, ये रंध्र है। और वातरंध्र है वृक्षों की कठोर तनों पर पाई जाती है और वायुमंडल में गैस से आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं वातरंध्र। ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन में कौन कौन से उत्पाद अंतिम उत्पाद बनते हैं? अगर ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाए तो उत्पाद के रूप में क्या क्या बनेंगे? देखो, लैक्टिक अम्ल जल और ऊर्जा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा है, या फिर इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है, या फिर पायरुवेट जल और ऊर्जा है। यानी कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया है तो इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा, प्लस में क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी, प्लस में ऊर्जा निकलेगी। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा, जल और। देखो, निम्न रासायनिक समीकरण किस जैविक प्रक्रिया को दर्शाते हैं? अब ये कह दिया कि ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्रिया कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जल बन रहा है, और ऊर्जा एटीपी के रूप में निकल रही है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, कोशिका श्वसन हो रहा है, या किण्वन की क्रिया हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया हो रही है। तो अपने पढ़ा है कि ग्लूकोज का पूर्ण अपग्रहण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा निकलेगी, तो क्या हो जाएगा? कोशिका श्वसन हो गया। इस प्रकार अपने इन आंसर को करना है। देखो, अभी आपको लगे एक प्रश्न पड़ा हुआ है और नहीं हो रहा है, थोड़ा सा गहराई से सोचना है, उन चीज़ों को सोच समझ कर आंसर देना है, तो आपका सही बैठ जाएगा। अब देखिए, ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज का क्या होगा? पायरुविक अम्ल के रूप में विघटन हो रहा है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहते हैं, या किण्वन की क्रिया कहते हैं, या फिर किण्वन की क्रिया कहते हैं। देखो, ये क्रिया क्या हो जाएगी? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया क्या होती है? जिसमें ग्लूकोज का विघटन होकर पायरुविक अम्ल बनता है। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती कहाँ पर है, किस भाग में होती है? तो याद रखना, ये होती है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य भाग में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। और इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की क्रिया भी होती है, दोनों ही होती है, ये ऑक्सी और अनोक्सी क्रिया, याद रखना, इसमें ऑक्सी और अनोक्सी दोनों ही होती है इसके अंदर। और इसमें जो एटीपी के अणु बनते हैं, शुद्ध रूप से 2 एटीपी के अणु बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस किसके नाम पर ईएमपी पथ कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस को अपने ईएमपी पथ भी कहते हैं, ईएमपी। ये 3 साइंटिस्ट है, इनके नाम पर है। देखो,
कौन कौन सी है? क्रेप्स, वाटसन और क्रिक है, या फिर गुस्ताव एम्बेडन है, ऑटोमेरोफ या जे पार्सन है, या फिर मेंडेल, मॉर्गन और डार्विन है, या पोलिंग, फिशर और कोएन है। तो ई फॉर क्या हो जाएगा? देखो एम्बेडेड हो जाएगा, एम्बेडन। और एम फॉर क्या हो जाएगा? मेयर होफ है। और पी फॉर क्या हो जाएगा? पॉर्नोस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुस्ताव एम्बेडन, ऑटोमेरोफ और जे पार्सन। इसका याद रखना, इसके नाम से ही ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहते हैं? ईएमपी पथ कहते हैं। और डायरेक्ट भी आप इस प्रकार याद रखना कि निम्न में से ईएमपी पथ किसे कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को ईएमपी पथ कहते हैं। अनोक्सी जीवों में किस श्वसन प्रक्रिया का पाया जाना अनिवार्य है? तो अनोक्सी जीवों में, जो अनोक्सी जीव बिना ऑक्सीजन की क्रिया के जीवित रह रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, उनमें क्या पाया जाना आवश्यक है जिसके माध्यम से वो अपनी ऊर्जा का निर्माण कर अस्तित्व बनाए रखते हैं? क्रेब्स चक्कर है, ग्लाइकोलाइसिस है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। तो ये हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस एक अनोक्सी भी है और ऑक्सी भी है, दोनों प्रकार की होती है। और जो जीव अनोक्सी क्रिया में जीवित रहती हैं उनकी में कौन सा चक्र चलता है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है वहां पर, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें। चलिए ये बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। देखो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है और यह किस में पाई जाती है? संपन्न कहाँ होता है? ये मैंने शुरू में आपको बताया था। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, केवल यूकेरियोटिक में पाई जाती है, या फिर कोशिका द्रव्य में होती है, सभी संजीवों में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, केवल पादपों में पाई जाती है, या नाभिक में होती है, केवल प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, याद रखना। ये सभी संजीवों में पाई जाती है, ऑक्सी और अनोक्सी में दोनों प्रकार में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखो उसमें। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होने पर कौन सा उत्पाद बनता है? इसमें अगर आंशिक ऑक्सीकरण हो रहा है तो कौन सा उत्पाद बनेगा? एटीपी और एनएडीपीएस बनेगा, पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, या फिर एथिनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। यानी कि आंशिक रूप में पूछ रहा है तो आंशिक रूप में इसका जो निर्माण होता है वो होता है पायरुविक अम्ल का, याद रखना। आंशिक रूप से क्या होता है? पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। पादपों में ग्लूकोज का प्रमुख स्रोत क्या है? जो पादप होती है उसमें ग्लूकोज होता है, उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? देखो जल और खनिज लवण है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, सुक्रोज एवं संचयित कार्बोहाइड्रेट है, या नाइट्रोजन यौगिक है। तो ग्लूकोज का इसके अंतर्गत मुख्य जो स्रोत होता है वो होता है सुक्रोज और संचित कार्बोहाइड्रेट होता है, ये इसमें याद रखना। और पादपों में ग्लूकोज का जो निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की कार्बन विक्रिया, इसको कोल्विन चक्र भी बोलते हैं अपने, होता है। और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित किए जाते हैं। फिर ग्लूकोज क्या होता है? सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित किया जाता है और विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। अतिरिक्त जो अपनी है ही है कि पात्र जो अतिरिक्त ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करते हैं, ठीक है, वो है मंड के रूप में। मंड कह दिया, या स्टार्च के रूप में यह क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। इसके माध्यम से ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया वगैरह इसके अंतर्गत पादपों में होती है। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में सुक्रोज का जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अवघटन किस एंजाइम की सहायता से होता है? सुक्रोज का क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अपघटन होगा, एक एंजाइम का काम करेगा यहाँ पर। माइलेज है, इवर्टस है, पेप्सिन है, या लिपेज है। तो एंजाइम कौन सा है? इवर्टस, याद रखना। इवर्टस एंजाइम है वो क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अपघटन की क्रिया में भाग पाता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फोरीकरण होने पर कौन सा यौगिक बनता है? अब देखो कितना शानदार प्रश्न दे रखा है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, उसका क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फोरीकरण होगा। क्या बनेगा? यौगिक का निर्माण होगा। पायरुविक अम्ल बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, सुक्रोज बनेगा, या एटीपी बनेगा।
तो इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है, याद रखना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में एटीपी का उपयोग किन 2 चरणों में होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में और एटीपी के संश्लेषण में होता है, या फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में, या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोट बनने में, या फिर एनएडीएच संश्लेषण में और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में, या फिर पायरुवेट से एसिटोल कोजेंट ए बनने में तथा क्रेब्स चक्र में होता है। तो इसमें याद रखना देखो सबसे बड़ा इस प्रकार का प्रश्न हमने ये थोड़ा सा अपने को ये भी रहता है कि सबसे बड़ा उत्तर होगा वही होता है, एवं ये भी होता है जैसे सबसे बड़ा ये दे रखा है देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में और तथा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोट बनने में ये होता है। ठीक है, तो अपने को सभी आंसर आने चाहिए, अपने को तुक्का नहीं लगाना है कि ये छोटा या बड़ा है, अपने को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है ताकि अपने पूरा कॉन्फिडेंस हो कि अपना आंसर सही है। तुक्के तो जो पढ़ते नहीं है स्टूडेंट उनके लिए होते हैं, अपने पढ़ रहे हैं तो अपने के लिए तुक्का नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है, जीवधारियों में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, देखो पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने की प्रक्रिया किस चक्र के माध्यम से होती है। एक तो अपने पढ़ा कि आंशिक अपघटन हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, अब ये कह दिया कि पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है उसका। ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स चक्र है, पेंटोज फॉस्फेट पथ है, या लैक्टिक अम्ल किण्वन है। तो पूर्ण ऑक्सीकरण किस में होता है, क्रेब्स चक्र में होता है, याद रखना क्रेब्स चक्र में होगा, क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र होता कहाँ पर है, ये भी एक प्रश्न बनता है कि किस भाग में होता है। तो याद रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री भाग में, याद रखना आधात्री भाग में, या आधात्री को क्या बोल दिया, मैट्रिक्स भाग में। ठीक है, मैट्रिक्स भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस क्रिया, उसके बाद क्रेब्स चक्र है, और उसके बाद में क्या आ जाता है, ईटीएस पथ चलता है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें अधिकांश प्रोकैरियोटिक तथा एककोशिकीय यूकैरियोटिक में अनोक्सीय परिस्थितियों में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया कौन सी होती है। अनोक्सीय प्रक्रिया में पूछ रहा है कि कौन सी होगी, देखो प्रोकैरियोटिक में हो रही है और एककोशिका में यूकैरियोटिक में हो रही है, क्रिया कौन सी हो रही है, अनोक्सीय परिस्थितियों में हो रही है ऊर्जा उत्पादन में। ऑक्सीडेशन है, किण्वन है, क्रेब्स चक्र है, या इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है। तो याद रखना किण्वन चक्र में क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण में होता है, अपूर्ण ऑक्सीजन की स्थिति में होता है, या अनोक्सीय परिस्थितियों में जो क्रिया होती है किण्वन में होता है, किण्वन चक्र के अंतर्गत होती है। और किण्वन चक्र में एक चीज आप ये भी याद रखना, एथेनॉल किण्वन जो होता है, एथेनॉल किण्वन यहाँ पर होता है, एथेनॉल किण्वन जो होता है यीस्ट में होते हैं। ठीक है, यीस्ट के अंतर्गत होता है। और एक होता है लैक्टिक अम्ल किण्वन भी होता है, लैक्टिक अम्ल किण्वन वो बैक्टीरिया में होता है, ये भी थोड़ा आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। देखो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया तो हो रही है, इसका मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, एटीपी बनेगी, पायरुविक अम्ल बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, या एनएडीपीएच बनेगा। तो प्रमुख उत्पाद जो बनता है वो बनता है पायरुविक अम्ल का बनता है, क्या बनता है, पायरुविक अम्ल, याद रखना पायरुविक अम्ल है। किण्वन में यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनोक्सीय परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें पायरुविक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाता है, पायरुविक अम्ल का इसमें परिवर्तित हो जाएगा जल तथा ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में, या फिर लैक्टिक अम्ल तथा एटीपी में, या फिर एनएडीएच तथा एफईडीएच2 में होता है। इसमें हो जाएगा पायरुविक अम्ल की में पूछ रहे हैं, और किसमें यीस्ट द्वारा पूछ रहे हैं, ग्लूकोज का अनोक्सीय परिस्थितियों में किसमें होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में होता है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है।
चलो यहाँ से थोड़ा ये कट गए प्रश्न, तो देख लेते हैं अपने। देखिए, किण्वन प्रक्रिया में यीस्ट द्वारा ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण में कौन कौन से एंजाइम सक्रिय रहते हैं। देखो, किण्वन प्रक्रिया में यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कौन कौन से एंजाइम सक्रिय रहता है, ये प्रश्न आया था। देखो 2023 रीट की मुख्य परीक्षा में आया था। देखो इसमें कौन कौन सा होता है। थोड़ी सी PDF यहाँ पर गड़बड़ा गई, कोई नहीं, चलो नहीं कर ही लेते हैं। एक्सोकाइनेज और फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है, या पायरुविक अम्ल डिकार्बोक्सिलेज, और या और हेलिकोल डिहाइड्रोजनेस होता है, या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है सुक्रेज, या फिर ATP सिंथेज और NADH डिहाइड्रोजनेस होता है। तो इसमें याद रखना आप है, किण्वन प्रक्रिया में यीस्ट द्वारा ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण में एंजाइम सक्रिय जो होते हैं वो होते हैं पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल डिकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस होते हैं। तो क्या हो जाएगा B नंबर इसका आंसर। कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से किस यौगिक का निर्माण करते हैं। बैक्टीरिया किस वर्ग में आ जाएंगे, किस कोष का वर्ग में आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाएंगे। ये पायरुविक अम्ल से किस यौगिक का निर्माण करेंगे, कौन से यौगिक का निर्माण करते हैं। ये दो क्वेश्चन है, थोड़े से गड़बड़ा गए PDF में। एथेनॉल का निर्माण करेगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा, एसिटिक अम्ल का निर्माण करेगा, या साइट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा। ये करेगा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। लैक्टिक अम्ल में याद रखना, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, पायरुविक अम्ल से किस यौगिक का निर्माण करते हैं, ये करते हैं लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। चलिए अब सही आ गई ये। शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, तब पायरुविक अम्ल किस एंजाइम की सहायता से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पायरुविक अम्ल डिकार्बोक्सिलेज है, या फिर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस है, या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है, या फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। तो किस में हो जाता है, ये हो जाएगा लैक्टेट, या यहाँ पर लैक्टिक होता है, कई बार लैक्टिक या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस में होता है। याद रखना, लैक्टिक या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की सहायता से क्या होता है, पायरुविक अम्ल क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के जमाव से क्या होता है, शरीर में थकावट महसूस होती है और दर्द महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट देखो, लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल किण्वन प्रक्रिया में, लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल किण्वन प्रक्रिया में कौन सा यौगिक जो है अपचयी कारक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। NAD+ है, या फिर NADH+H+ है, या पायरुविक अम्ल है, या ATP है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें अपचयी कारक के रूप में कौन सा काम करेगा। तो याद रखना, NADH और H+ जो काम करता है, ये क्या करेंगे, अपचयी के रूप में काम करेंगे, क्योंकि इसमें किण्वन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये अपचयी कारक की भूमिका में निभाते हैं। इसमें हाइड्रोजन दान करते हैं और पुनः फिर दोबारा प्रक्रिया होती है, तो ये NAD+ में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया में कुल कितने शुद्ध ATP का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में, किण्वन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पूछ रहे हैं, ग्लूकोज का एक अणु से कितने शुद्ध प्राप्त होंगे। तो 2 ATP बनेंगे। याद रखना, 2 ATP के निर्माण होता है शुद्ध रूप से। बनते टोटल 4 है, तो शुद्ध रूप से 2 ही बनेंगे। क्योंकि 2 ATP इसमें दोबारा उपयोग ले लिए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीसप्शन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, ऑक्सीसप्शन होता है। इसके दौरान क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है पायरुवेट होता है, वो कहाँ से, किस स्थान से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली से, कोशिका द्रव्य से, ल्यूकोप्लास्ट से, या गोल्जी निकाय से। अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किस भाग में होती है, क्योंकि अपने को पता है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य में होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कहाँ से जाएगा, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन करेगा। साधारण सी बात है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। तो कोशिका द्रव्य से ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें
ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं अपने। वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज क्या करता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें 3 प्रमुख प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स चक्र होता है और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है। जो यहाँ से याद रखने वाली बात है, देखो सर्वप्रथम क्यों कौन सा होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, और कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, याद रखना, और जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। दोबारा आता है क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड चक्र भी बोलते हैं इसको। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री या मैट्रिक्स भाग में होता है, जहाँ पर पायरुवेट से क्या होता है, एसिटोइल कोई बनता है, ठीक है, कोजेंट ए का निर्माण होता है और कई उच्च ऊर्जा अणु का निर्माण होता है। फिर बात आती है ईटीसी पथ की, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। यह माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली में होता है और अधिकांश एटीपी इसी चरण में उत्पन्न होते हैं। और फिर है यूकैरियोटिक में, याद रखना, ऑक्सीसप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, और जबकि प्रोकैरियोटिक में यह प्लाज्मा झिल्ली में संपन्न होता है। ठीक है, ये मेन बातें हैं, याद रखना। यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे यही प्रश्न बनेंगे। कहाँ संपन्न होता है, ये थोड़ी जगह का नाम याद रखना तीनों चक्रों में। यूकैरियोटिक में ऑक्सीसंपन्न कहाँ होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में यह किस संरचना पर संपन्न हो सकता है। देखो यूकैरियोटिक में अपने पढ़ा कि ऑक्सीसंपन्न कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये प्लाज्मा झिल्ली पर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पर है, और प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है, प्लाज्मा झिल्ली पर होता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीसंपशन की पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होती है, जबकि दूसरी प्रक्रिया कहाँ होती है। तो थोड़ा सा आप अपने ये भी दूसरे क्वेश्चन इस प्रकार भी बना सकते हो कि ऑक्सीसंपशन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रथम व द्वितीय प्रक्रिया जो कहाँ संपन्न होती है। 2 प्रकार की इसमें प्रक्रिया होती है, याद रखना, फर्स्ट और सेकंड। अब होती कहाँ कहाँ पर है, ये याद रखना। फर्स्ट प्रक्रिया होगी, ये बनेगा पहली आधात्री भाग में और दूसरी भीतरी झिल्ली पर, यानी कि क्रेब्स चक्र और ईटीस चक्र में जो प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री भाग में होती है पहली, और दूसरी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर। क्योंकि आधात्री भाग में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है और भीतरी झिल्ली में ईटीसी की पथ की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका देखो क्या होगा। एसिटाइल कोजेंट ए किस चक्रीय पथ में प्रवेश करता है, जिसे वैज्ञानिक हेन्स क्रेब की खोज के कारण क्रेब्स चक्र कहा गया। देखो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में, या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में, या पेंटोज फॉस्फेट पथ में, इसमें ये प्रवेश करेगा जिसके नाम से दिया गया। देखो ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, या इसको सीट्रिक चक्र भी कहते हैं, सीट्रिक चक्र भी इसको कहा जाता है। क्रेब्स चक्र कह दिया, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कह दिया, या सीट्रिक चक्र भी इसको कहते हैं। ये चक्र होता कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री भाग में होता है, और इस चक्र में एसिटाइल CoA यानी कि कोजेंट ए प्रवेश करता है, और पायरुवेट के अपचयन से ये बनता है में ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस ये चक्र का यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र है जो है, प्रारंभ किस अणु के ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल और जल के साथ संघनन से होता है, और जिससे साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। वो सेम ही है यहाँ से, ठीक है, वहां से थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न दे दिया, तो ये हो जाएगा एसिटाइल CO यानी कि कोजेंट एसिटाइल कोजेंट ए से प्रारंभ होगा। डायरेक्ट यहाँ पे ये भी प्रश्न बनेगा, एसिटाइल कोजेंट ए से किस चक्र का शुरू होता है, तो TC चक्र है, या क्रेब्स चक्र बोल दिया, या सीट्रिक चक्र बोल दिया। एसिटाइल कोजेंट AC हो जाएगा इसका। ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र की वह प्रक्रिया जिसमें एसिटाइल कोजेंट ए ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल और जल के साथ संघनन कर साइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, किस एंजाइम का उत्प्रेरित करती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, या फिर साइट्रेट सिंथेज है, या सुकिनेट डिहाइड्रोजनेस है, या ट्यूमरेज है। किसका करेगी, ये है साइट्रेट सिंथेटेज का, साइट्रेट सिंथेटेज का याद करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें TC चक्र में एसिटोइल
कोजेंट एक निरंतर ऑक्सीकरण है तो किस अणु के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है जो इस चक्र का प्रथम सदस्य है? इस चक्र का प्रथम सदस्य है, यानी कोजेंट ए और ऑक्जेलोएसिटेट जो अम्ल है इसके ये काफी क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार के घुमा फिरा कर प्रश्न बनते हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम सदस्य के रूप में काम करता है, सुपिनेट है या फिर फ्यूमरेट है या फिर ऑक्जेलोएसिटेट है या फिर मिलेट है, तो इसका हो जाएगा ऑक्जेलोएसिटेट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलोएसिटेट हो जाएगा ओ ए। तो एसिटाइल को के साथ क्या करेगा, ये संयोग करता है और साइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। यानी घुमा फिरा कर आपको प्रश्न किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो सारे प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है, एक भी प्रश्न इसमें पीछे नहीं रहने वाला। उपचायी पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर प्रवाहित होते हैं और इसको क्या कहा जाता है और यह कहाँ संपन्न होता है? देखो इसी एक याद रखना, इलेक्ट्रॉन शब्द आ गया। देखो उपचायी पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक की तरफ होता है तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहेंगे या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है, या फिर पेंटोज फॉस्फेट पथ कहेंगे जो कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। तो ये क्या कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं इसको, ईटीएस चक्र कहते हैं। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि ईटीएस किस स्थान पर संपन्न होता है? और टीसी चक्र के दौरान एनएडीएच से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन सा एंजाइम ऑक्सीकृत करता है? सर्वप्रथम कौन सा एंजाइम इसको ऑक्सीकृत करेगा? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईटीएस चक्र कहाँ पर संपन्न है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली पर होता है और सुक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस ऑक्सीकृत करता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है, साइटोक्रोम बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होता है और एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस ऑक्सीकृत करता है, या फिर साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, यूबिक्विनोन इसको ऑक्सीकृत करता है। तो ये संपन्न कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होता है। तो और इसका ऑक्सीकृत करता है सबसे पहले कौन सा एंजाइम करेगा? एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस करेगा, याद रखना एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो ईटीएस है इसके अंतर्गत एनएडीएच और एफईडीएच2 के ऑक्सीकरण से क्रम से कितने एटीपी अणु बनते हैं? जब यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है एनएडीएच के द्वारा कितने एटीपी बनेंगे और एफईडीएच के द्वारा कितने एटीपी के निर्माण होगा, ये पूछ रहा है। देखो कितने कितने अणु का निर्माण होगा, इसमें याद रखना जो एनएडीएच है इसके 3 अणु बनते हैं एटीपी के, और इसमें कितने बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा, एनएडीएच के 3 एटीपी के बनेंगे और एफईडीएच के 2 एटीपी बनेंगे। डायरेक्ट इतना इसमें याद रखा है डॉक्टर प्रिवत में प्रकार का अगर प्रश्न आए तो देखो काफी हार्ड प्रश्न है, देखा जाए तो ये लेवल का प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ईटीएस के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग किस एंजाइम की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है? देखो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जो मुक्त ऊर्जा का उपयोग है, जो ऊर्जा मुक्त हुई है किस एंजाइम की सहायता से, एंजाइम बताना है, उसकी सहायता से इसमें एटीपी के संश्लेषण होता है। देखो एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस है, एटीपी सिंथेज है, या साइटोक्रोम सी है, या सुक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी सिंथेज हो जाएगा। एटीपी सिंथेज के रूप में करते हैं। ठीक है, एटीपी संश्लेषण किस में रूप में करेगा? एटीपी सिंथेज के रूप में करेगा। ऑक्सीसप्शन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से कितने शुद्ध एटीपी अणुओं का निर्माण होती है? ऑक्सीसप्शन के दौरान मतलब पूछ रहा है कि एक अणु का, ग्लूकोज का जब एक अणु का शुद्ध एटीपी कितने निर्माण होंगे? तो शुद्ध एटीपी के निर्माण होंगे 36 एटीपी, याद रखना 36 एटीपी का निर्माण होता है शुद्ध रूप से। हम देखा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की विघटन से परंतु बनते तो 38 है टोटल, परंतु शटल प्रणाली में 2 एटीपी क्या करते हैं? खर्च हो जाते हैं। तो सेंस जो रहते हैं 36 रहते हैं। सेंस कितने रहते हैं? 36 रहते हैं।
किण्वन और ऑक्सीजन में मुख्य अंतर क्या है? देखो, एक तो किण्वन की क्रिया होती है, एक होती है ऑक्सीजन में। अपने पढ़ा कि किण्वन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया किस में होती है? आंशिक विघटन से होती है। ग्लूकोज का कब होगा? आंशिक रूप से विघटन होगा, वहाँ होती है। और ऑक्सीजन में क्या होती है? इसमें पूर्ण विघटन के रूप में होती है, ऑक्सीजन के रूप में। देखो यहाँ से किण्वन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता नहीं भी, इसका ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता, तो यहाँ गलत हो गया। किण्वन में ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, नहीं भी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है परंतु पूर्ण रूप से नहीं होती। देखो, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिना संबंध नहीं भी, ऑक्सीजन के बिना संबंध नहीं होता है। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, और जबकि ऑक्सीजन में इसका पूर्ण रूप से विघटन होता है। ये ठीक है। देखो, किण्वन में क्या होगा? ग्लूकोज जो होगा उसका आंशिक रूप से विघटन होगा, जबकि ऑक्सीजन में इसका पूर्ण विघटन होता है। तो इसका क्या आ जाएगा? सी नंबर इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध एटीपी अणुओं की प्राप्ति होती है? तो शुद्ध रूप से अगर एटीपी बने तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। यहाँ से शुद्ध रूप से 2 एटीपी के निर्माण होगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान जो होती है वही है। अब देखिए, वसीय अम्ल जो है श्वसन पथ में किस रूप में प्रवेश करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान करता है, या एसिटाइल कोएजेंट में परिवर्तित करके करता है, पायरुवेट के रूप में करता है, या एनएडीएच के माध्यम से करता है? इनके वसीय अम्ल में श्वसन पथ में जो प्रवेश करता है वो किस रूप में करेगा? वो क्या करता है? एसिटाइल कोएजेंट ए में परिवर्तित होकर निर्माण करता है। याद रखना, एसिटाइल को ए परिवर्तित होकर इसका प्रवेश करता है। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि ग्लिसरॉल जो है श्वसन पथ में किस रूप में प्रवेश करता है? ग्लिसरॉल क्या करेगा? श्वसन पथ में किस रूप में प्रवेश करेगा? पायरुवेट के रूप में, या पीजीएल या फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड के रूप में, या एसिटाइल को एक एजेंट ए के रूप में करेगा, या एफएडीएस2 के रूप में करेगा? तो ग्लिसरॉल का अगर पूछा जाए तो पीजीएल के रूप में करेगा। याद रखना, फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड के रूप में ये प्रवेश करता है श्वसन पथ के अंदर, ग्लिसरॉल। देखो, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है जो आपके ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में उठाने वाले हैं। यहीं से प्रश्न देखो, इसी प्रकार के इसमें प्रश्न बनेंगे आपके। देखो, प्रत्येक अमीनो अम्ल जो है श्वसन पथ में किस प्रक्रिया के बाद प्रवेश करता है? अब ये पूछ ले कि प्रत्येक अमीनो अम्ल है श्वसन पथ में किस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश करेगा? ट्रांस एमिनेशन है, या डी एमिनीकरण है, या फिर बीटा ऑक्सीकरण है, या ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के माध्यम से करेगा? तो अमीनो की बात चल रही है, अमीनो अम्ल की बात चल रही है, तो ये हो जाएगा डी एमिनीकरण। याद रखना, डी एमिनीकरण के माध्यम से श्वसन पथ में ये प्रवेश करने वाले हैं अमीनो अम्ल। अब देखो, इसमें श्वसन पथ को प्रश्न है ये, श्वसन पथ को एम्बीफोलिक पथ कहा जाता है। देखो, एम्बीफोलिक पथ कहा जाता है। एम्बीफोलिक पथ कहने का मतलब क्या है, क्यों कहा जाता है? यह केवल उपचयी अपक्रिया में भाग लेता है, या फिर यह केवल अपचयी प्रक्रिया में भाग लेता है? यह अपचयी और उपचयी दोनों प्रक्रिया में भाग लेता है। इसमें केवल ऊर्जा का निर्माण होता है। तो एम्बीफोलिक पथ कहने क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्या करता है? अपचयी और उपचयी दोनों प्रक्रिया में भाग लेता है। याद रखना, क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। वसा अम्ल के संश्लेषण से पहले, जो वसा अम्ल का संश्लेषण होता है उसके पहले श्वसन पथ से कौन सा यौगिक अलग होते हैं? पायरुवेट अलग होगा, एनएडीएच अलग होगा, एसिटाइल सीओ अलग होगा, या एफएडीएस2 अलग होगा? तो इसमें अलग जो होगा वसा अम्ल के संश्लेषण से पहले श्वसन पथ में, वो होता है एसिटाइल कोएजेंट ए। ये होता है एसिटाइल कोएजेंट ए, क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब देखिए, श्वसन गुणांक क्या है? आपको पढ़ रही है तो श्वसन गुणांक, अगर आपको ये एक यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है, न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि श्वसन गुणांक का ज्ञात करो। देखो कैसे करोगे? देखो, श्वसन गुणांक क्या होता है? श्वसन जो गुणांक होगा CO2/O2 होता है, यानी कि मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उनका जो अनुपात होगा निकल के आएगा, वो क्या आ जाएगा? श्वास गुणांक कहलाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन से अनुपात होगा। यानी कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई है और इसके बदले में जितनी भी ऑक्सीजन
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जितनी भी ऑक्सीजन मुक्त हुई है उनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, सांस गुणा कहलाएगा, सांस गुणा कहलाएगा। अब देखो एक इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल बनता है इसमें कि सांस गुणा का मान याद कर दो, ये है। अब यहां से ये आपको देखना है अब देखो यहां से कितनी ऑक्सीजन को उपयोग किया गया और कितनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई है। तो अपने पटाख था CO2 बटा O2 का अनुपात है। CO2 145 है बटा में 102। इसका जब डिवाइडेशन देंगे अपने भाग देंगे तो अपने पास कितना निकलेगा, 0.7 के आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांस गुणा का मान कितना होगा, 0.7। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अगर अनुपात कर देते हैं कि जो कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई है और कितनी मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग हुआ है, उनका अगर अनुपात कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, सांस गुणा का आ जाएगा, सांस गुणा। कोशिका श्वसन में ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा किस क्रियाधार से प्राप्त होती है। कोशिका श्वसन हो रहा है, अब ये पूछ रहा है कि सबसे अगर अधिक मात्रा में ऊर्जा का होगा किस आधार में होगा, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन पानी के रूप में। तो क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में होगा, ग्लूकोज क्रियाधार प्राप्त होती है, ग्लूकोज। अब देखिए क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली पर, कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री भाग पर होता है, या गोल्जी बॉडी में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री भाग में क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है। और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन जो पथ चक्र है वो संपन्न होता है। सबसे पथ को एम्फीबोलिक पथ क्यों कहा जाता है, तो दोबारा प्रश्न आ गया, क्योंकि इसमें क्या होगा, उपचयी और अपचयी दोनों अभिक्रिया होती है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक पथ कहते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रक्रिया इसके अंदर संपन्न होती है। चलिए ये अपने प्रश्न हो गए, लगभग 50+ प्रश्न कर लिए अपनी पादभूमि श्वसन 11th बायोलॉजी है वहां से कर लिए। इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन रहे थे। इसके अलावा भी अगर प्रश्न रह गए हैं 1 2 4 जितने भी प्रश्न रहे हैं उनको भी अपने नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोज है धीरे धीरे इनको शामिल करते रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना। ठीक है, इससे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी कि आपको पसंद आ रहे हैं। तो लगातार क्लास आपको मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसके अलावा RBC की बुक्स वगैरह हैं, ये भी चल रही है अपने। और NCERT की 11th की मैंने करवा दी है, RBC और NCERT का भी 1 2 चैप्टर वो है, वो भी करवानी है, वो भी अपनी धीरे धीरे कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आपको MCQ क्लास है, MCQ क्लास से हफ्ते में 2 ही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा बुक्स की क्लास के मिलेंगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे बुक्स ख़त्म होंगे अपने, वैसे वैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी ऑप्शनल प्रश्नों की। और ये ऑप्शनल प्रश्न भी आपको PDF की मदद से टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।